Good morning, students. Welcome to the next part of the chapter Chemical Kinetics. Students, today's my topic is concept-based numericals of Chemical Kinetics. आज आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, जो आपके कवर करेंगे, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं उनके ऊपर होंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने उठाए हैं, ये कुछ नीट के हैं, कुछ आईआईटी में आए हैं और एक जेडब्ल्यू मेन में। चलिए इसको मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने पहले ये लिख लिया है क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। तो ये न्यूमेरिकल आया था आपका इसमें आईआईटी में 2016 में। इसमें देखिए आप पहले समझ लीजिए, ये नहीं आया था एक्चुअली, ये जेडब्ल्यू मेन में था, ये था आईआईटी में 2016 में। पहले आप इसको करिए न्यूमेरिकल नंबर 1। इसमें क्या है, ये जो न्यूमेरिकल है ये है आपका किसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती थी, जो आप एनर्जी सप्लाई करते थे, एवरेज एनर्जी होती थी वो रिएक्टेंट की, फिर वो थ्रेशोल्ड बनती थी, फिर आपकी रिएक्टेंट रिएक्ट करती थी, एक्टिवेट होती थी, रिएक्ट करती थी और प्रोडक्ट बनती थी। उसी के ऊपर ये आपको प्रोफाइल दी है, उसमें लिखा द एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज ए प्लस बी। ये रिएक्टेंट से सी प्लस डी बन रही है, इस ये दी है, ये एनर्जी जा रही है ऊपर को, इधर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। तो आपको ये दिया है ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट है। तो इसमें जो एनर्जी है, इस समय देख लीजिए, एनर्जी है इसमें से जे एक्स। एक्स क्या है, इसमें एनर्जी है जहाँ से लेके जहाँ तक, ये है। लेकिन इसको प्रोडक्ट बनने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए थी, ये जो आपका एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनना है। फिर जाके आगे जाके ये रिएक्शन क्या होनी थी, एक्सोथर्मिक होनी थी, फिर जाके सी प्लस डी बनना था। तो इसमें दिया है कि एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रही है। तो इसमें देखिए द एंथैल्पी चेंज, इसमें जो एंथैल्पी चेंज आ रही है, एंथैल्पी चेंज होती है आपके एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, वो जो चेंज आती है एंथैल्पी चेंज। एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन रिवर्सिबल डायरेक्शन, रिवर्सिबल डायरेक्शन में, इन रिवर्स डायरेक्शन में होगी, तो वो आपकी हो जाएगी सी प्लस डी से ए प्लस बी। उसके लिए आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिखाना, आपने रिवर्स में दिखाना। ये उसकी 4 ऑप्शंस है, ए बी सी और डी, इसमें से कौन से वो आपने निकालनी है। चलिए देखिए पहले, ये आपकी इस समय ये ऊपर को जा रही, ये है ना, ये दिखा रहा है, ये जो बाई एक्सिस की तरफ वो आपकी एनर्जी है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी जो रिएक्शन चल रही है। तो आपकी ये रिएक्टेंट्स हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता रहा हूँ इस समय, ये रिएक्टेंट्स हैं ए बी, और ये उसको एनर्जी चाहिए थी इतनी, तो फिर ये जाके ये बननी थी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसमें आपके एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनते थे, फिर जाके वो प्रोडक्ट में जाती थी। लेकिन इसमें आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं पूछा गया, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है, रिवर्स। और यहाँ दिया भी है सी प्लस डी से ए प्लस बी। तो इस समय सी प्लस डी आपकी रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्टेंट्स हो जाएगी, ये प्रोडक्ट्स हो जाएगी, और ये आपकी प्रोडक्ट्स। देखिए आपकी रिएक्शन चल रही है इस तरह, इस डायरेक्शन में, इस तरह से जाते जाते ये ऊपर को, और इधर से ये आपकी जा रही इस तरफ, और ये रिएक्शन आपकी इस तरफ जा रही है। इसका मतलब ये आपकी रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया है, एंथैल्पी चेंज। तो आपने क्या करना है, रफ कर लेना साइड पे, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज, वो होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपकी ये वाली इतनी, रिएक्टेंट क्या है आपकी सी प्लस डी। तो मैं रिएक्टेंट के पहले लिख देता हूँ, रिएक्टेंट की एंथैल्पी पता कितनी है, इसमें एनर्जी कितनी है, वही है, वो है इतनी हाइट, जहाँ से लेके और जहाँ से लेके जहाँ तक कितनी आ रही है एक्स, ऊपर जहाँ से लेके कितनी है बाई, ऊपर कितनी है जे। तो आपकी ये आ रही, इस समय मैं लिख लूँगा इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स ये है, तो रिएक्टेंट्स की मैंने लिख दी है, वो है जेड। प्रोडक्ट की क्या है, देखो प्रोडक्ट की आपकी आगे इतनी हाइट जी, उसमें आ रहा आपका जेड भी आ रहा है और बाई भी आ रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी बाई प्लस जेड। ये देखिए क्यों, ये इतनी है, इतना बाई है, इतना जेड है, दोनों मिलाऊंगा तो बाई प्लस जेड होएगा, तो ये थी आपकी जेड। तो ये जेड जेड तो कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा आपका बाई। एक दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसमें
जब आपकी रिवर्स डायरेक्शन में इसमें एनर्जी कितने समय, इसमें इतनी है जी, ये एनर्जी, इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी, ठीक। लेकिन इसमें एनर्जी कम है, इसको कितनी एनर्जी बनानी है, इसने बनानी है जहाँ से लेके जहाँ तक, थ्रेशोल्ड तक एनर्जी। तो वो बनाने के लिए आपको इसको कितनी एनर्जी चाहिए, जहाँ से लेके जहाँ तक, इस हाइट तक। तो आपकी जहाँ से लेके बाई और जहाँ से लेके एक्स, मीन्स एक्स प्लस बाई ये होगी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों? थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी जहाँ से लेके जहाँ तक है जी, और उसमें से आपने एवरेज निकाल लो तो रह जाएगी आपकी जहाँ से लेके जहाँ तक। तो जहाँ से लेके जहाँ तक जी आती है जहाँ से बाई और ऊपर एक्स, तो इसलिए इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो हो जाएगी आपकी बाई प्लस एक्स या एक्स प्लस बाई। देखिए एंथैल्पी चेंज भी आ गई आपके पास, बाई है, और एक्टिवेशन एनर्जी होगी आपके पास बाई प्लस एक्स, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरा तीसरा इसमें पूछा गया कि इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, क्या आपकी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। ये ऑप्शंस हैं, एक्स बाई एक्सोथर्मिक, एक्स बाई प्लस एक्स प्लस बाई एंडोथर्मिक, बाई एक्स प्लस बाई एंडोथर्मिक, और आपके पास बाई प्लस जेड एक्सोथर्मिक। तो अब देखिए इसमें एंथैल्पी चेंज आई है बाई, तो इसमें बाई है जी, इधर भी बाई है और इधर भी बाई है। और दूसरा एक्स प्लस बाई आगे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी, इसमें है। अब ये देखना है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वो भी देखना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर आप जहाँ से इसमें आपके ये सी प्लस डी आपके क्या था रिएक्टेंट, इसमें एनर्जी इतनी है, आपने कितनी एनर्जी दी है, इतनी जी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, आपने उसको सप्लाई करनी है, जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो रिएक्शन आपकी एब्जॉर्ब कर रही है। और ऊपर से जब ये थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाती है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनते हैं, और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होते हैं जो आपकी ना रिएक्टेंट होते हैं ना प्रोडक्ट, फिर जाके ये प्रोडक्ट में जब बदलती है इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ये ऑब्जर्व कर रही है आपकी बाई प्लस एक्स, रिलीज कितनी कर रही है, एक्स, इसका मतलब ऑब्जर्व ज़्यादा कर रही है। वहाँ से कोई भी सिस्टम अगर हीट को ज़्यादा गेन करता है, लॉस कम करता है, तो वो उसके हम बोले कि नेट क्या रहा, उसने गेन किया, तो गेन किया तो गेन ऑफ हीट होती है आपकी, वो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। तो इसलिए ये एंडोथर्मिक भी होगी और ये एंडोथर्मिक भी है, तो इसलिए आपकी ऑप्शंस को क्या बनेगी एंथैल्पी चेंज बाई एक्टिवेशन एनर्जी है बाई प्लस एक्स या एक्स प्लस बाई, एक ही बात है, और आपकी एंडोथर्मिक, ये होगा ऑप्शन इज सी। देखिए अगर उन्होंने कहा होता कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी ये रिएक्टेंट होते तो ये प्रोडक्ट होते, उल्टे हो जाते। उस समय आपकी रिएक्टेंट में ज़्यादा है और प्रोडक्ट में कम है, तो रिएक्टेंट में अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट में कम है, तो वो जो आपकी रिएक्शन हो जाएगी वो एक्सोथर्मिक होगी, एंडो नहीं होगी। तो ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ये प्रोफाइल बनता है, ये होता है एक्सोथर्मिक के लिए। अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखें, इधर से इधर ये ऊपर आ रहा है, तो ये होता है एंडोथर्मिक के लिए। तो ये जहाँ से आपने देखा वो एंडोथर्मिक होगी। फिर उस समय अगर आप बोलते उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी बनती, उसकी एक्स होती, क्योंकि इतनी तो थी रिएक्टेंट की, आपने सिर्फ इतनी गेन की है, तो उस समय आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बनती एक्स, प्रोसेस होती आपकी एक्सोथर्मिक, एक्स होते हैं। और उस समय आपके वो जो जिसमें एंथैल्पी चेंज कितनी होती है, एंथैल्पी चेंज होती है आपकी रिएक्टेंट में इतनी है, कितनी है बाई प्लस जेड, और ये इसमें इतनी है, तो फिर वो बाई ही रहती, क्योंकि इसमें से रहती वो बाई है, तो ऑप्शन आपका वही बनता है फिर उसका में। लेकिन जहाँ पर क्या होता है, जहाँ बाई होता है फिर एक्स होता है फिर एक्सोथर्मिक होती है, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो इसमें ऑप्शन कोई नहीं था। तो आपका ये था जो आपको पूछा गया था, वो यही पूछा गया था कि आपके एंथैल्पी चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन रिवर्स डायरेक्शन, सी प्लस डी से ए प्लस बी, तो वो बनी है आपकी एंथैल्पी चेंज आई थी आपकी बाई, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट की इतनी में से इतनी निकालो तो ये बाई बनेगी। दूसरी थी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, इसमें इतनी थी एनर्जी, इसको कितनी चाहिए थी, जहाँ से लेके इतनी और तब जाके इतनी होती, तो वो थी बाई प्लस एक्स या एक्स प्लस बाई ये। और प्रोसेस होती आपकी, क्योंकि आपकी रिएक्टेंट में क्या है, कम है, प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट में से हमेशा
एंथैल्पी चेंज जब भी निकालनी है तो एंथैल्पी या तो पहले प्रोडक्ट लिखनी होती है माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर वो वैल्यू निकलती है पॉजिटिव तो आपकी होती है एंडोथर्मिक, अगर नेगेटिव तो होती है आपकी एक्सोथर्मिक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपने ये देखा कि उस समय रिएक्टेंट की कम थी, प्रोडक्ट की ज़्यादा थी, तो वो भी आपने निकाल ली। तो ये थे आपके पूरा पहला जो न्यूमेरिकल्स, आपका ऑप्शन था सी। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं दूसरा लेता हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया है क्योंकि टाइम लग जाता है लिखने में। जी आ रहा मेरा सेकंड, वो है इसमें है इन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये आपकी कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है, a प्लस 2b से बनना c प्लस d। ये रिएक्टेंट्स है, वो प्रोडक्ट्स है। द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन। तो जो रेट लॉ इक्वेशन कहती है कि इसका रेट होना चाहिए रेट इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1 जो कंसर्न है b की पावर 2। कई बार इक्वल होता है, कई बार इक्वल नहीं भी होता, वो हमें बताता है रेट लॉ। इसमें इक्वल आ रहा है तो आप ये देख लीजिए। इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है a एंड द b आर 0.6। a की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.6 m का मतलब मोल पर लीटर और b की है 0.8। फिर उसने लिखा कुछ समय के बाद उसकी कंसेंट्रेशन c की रह जाती है 0.2 m। सिर्फ c की देखिए, d की नहीं उन्होंने बताया। देन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा आफ्टर टाइम t के बाद रिलेटेड टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो पहले उसका रेट था, रिलेटेड टू इनिशियल रेट, जो पहला रेट था जिस समय आपने वो रिएक्टेंट ली थी, उसके दोनों को हम रिलेट करें, दोनों की रेशो लें, तो वो क्या ऑप्शन आती है, एक ये दिए a b c और d। इसमें से आपने देखना आंसर क्या है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इधर से इधर कर लेता हूँ। देखिए, तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पहले मैं लिखूँगा कि ये मैं रिएक्शन लिख ली, मेरे पास है a प्लस b से बन रहा है c प्लस d। देखिए ये रिएक्शन, इसमें दिया t इज इक्वल टू 0 होता है जब आपका टाइम, अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो उस समय आपने जितनी रिएक्टेंट ली उतनी होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन। a की दी है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, वो दी है आपको, ये देखिए ये दी है 0.6 m मैं नहीं लिखूंगा, वो मोल पर लीटर, और इसकी दी है 0.8 m मोल पर लीटर। इसकी क्या होगी 0, क्योंकि ये तो अभी बना नहीं है। उसके बाद जब टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड्स के बाद, टाइम t जो मैं लिख इज इक्वल t सेकंड्स के बाद, t सेकंड या मिनट्स कोई भी उन्होंने लिखा t, आफ्टर टाइम t के बाद इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो नहीं दी है, उन्होंने दे दी है आपकी जो C की कंसेंट्रेशन है वो 0.2 मोल पर लीटर, D की नहीं दी है, कोई बात नहीं। उस समय आप ये देखिए, इसमें आपने रिएक्शन से ये देखना होता है, इसका अगर एक ये 2B भी है, इसका 1 मोल लगता है, इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, फिर जाके इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन से जो हमें दिखा रहा है। इसका 1 मोल यूज़ होता है, इसके 2 होते हैं, तो इसका मतलब अगर इसका 0.6 होता है मोल, ये मोल दिया है, मोल पर लीटर दिया है, तो इसका कितना होना चाहिए, ट्वाइस था 0.6 का 0.8 होना चाहिए था। तो जहाँ पर दिया है कि जहाँ पर, और उधर भी आके कितना बनना था 0.6 बनता, जो भी था एक, लेकिन जहाँ पर क्या दिया है 0.2 बन रहा है C का। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका कितना कंज्यूम हुआ इस समय, इन दोनों का, इसका आपका 0.2 इसका कंज्यूम हुआ, 0.2 इसका कंज्यूम हुआ, लेकिन 0.2 नहीं, इसका डबल 0.2 हुआ। देखिए, तो मैं जहाँ पर अब मैं लिखूंगा आफ्टर t, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी रह गई, इसके पास थे पहले 0.6 मोल थे, तो अब देखिए इसके कितने रह जाएंगे, 0.6 में से 0.2 चले गए, तो ये रह गए आपके इसके 0.4 मोल। अब देखिए इसमें थे 0.8 में से 2 इंटू 0.2 कम हो गए, तो इसके कितने रह गए हम देख लेंगे। तो इसके भी रह जाएंगे, देखिए आप जहाँ से आप कर सकते थे 0.8 माइनस करना है आपने
2 करोगे तो जो भी 0.4 हो जाएगा, तो ये आपका 0.4 ही रहेंगे, इसके भी 0.4 रह जाएंगे। 0.4 मोल पर लीटर, इसके भी 0.4 मोल पर लीटर, और ये 0.2 बना। अब इसमें से ये था आफ्टर टाइम टी के बाद इसकी कंसंट्रेशन ए की इतनी रह जाती और बी की इतनी रह जाती है और सी की इतनी हो जाती, डी की हमें नहीं है, वो भी हम निकाल, उसकी भी 0.2 ही बनती, जो भी होता कुछ लॉस भी होता। चलिए अब इसमें से क्या है, उन्होंने क्या पूछा गया है, ये तो आगे उसने पूछा है कि आपके जहाँ पर पूछा है, जहाँ पर देन द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर टाइम टी रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मुझे दोनों रेट निकालना पड़ेंगे। पहले मुझे निकालना पड़ेगा इनिशियल रेट, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, बेटे देखिए इनिशियल रेट मैं लिखूँगा आर रेट, और जहाँ 0 करूँगा जी होगा इनिशियल रेट, 0 फॉर इनिशियल रेट, आर इसको नॉट बोलते हैं एक्चुअली, नॉट, ठीक है, इनिशियल। तो ये आया आपके पास, आपने वहाँ से ही देखना है जी, वो है आपका रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, टी इजकल टू 0 था जब रेट, तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ ए की कितनी थी 0.6 इनटू बी की कंसंट्रेशन थी 0.8, रेज पावर इसकी कितनी है 2, ये लिखना है। अब आया आपके पास आर टी, क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी, वो आया रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, उसकी रह गई थी 0.4, क्योंकि जब भी हमने लिखनी, क्योंकि आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट की नहीं लेनी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। रिवर्स में हो तो फिर हम प्रोडक्ट के लेते हैं, आगे को जा रहा है, इनटू यही जो रेट वाला दिखा रही कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की कंसंट्रेशन कितनी रह गई है आफ्टर टी, वो भी 0.4 है, लेकिन उसकी पावर कितनी है 2, जी है। अब इसमें दोनों का आगे पूछा है, आगे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके रिलेशन, इसको हमने इसके साथ रिलेट करना है, तो कहने का मतलब हमारा आर टी अपान आर नॉट, ये रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी टू द इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिखूँगा के इंटू 0.4 इंटू 0.4 की पावर 2 अपान के इंटू 0.6, या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर वाले, इंटू 0.8 की पावर 2। देखिए अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आप जहाँ भी कर सकते हैं। देखो ये कट गया, ये कितना रह गया, इधर मैं कर लेता हूँ, ये देखिए 0.4 इंटू, ये 0.4 की पावर 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 0.4, नीचे 0.6 इंटू, ये पावर 2 है तो इसलिए मैं 0.8 इंटू 0.8। अगर मैं देखूं तो सब में पॉइंट है, पॉइंट तो सबका 4/10 4/10 ये सारा कट जाएगा, तो रह जाएगा आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 अपान 6 इंटू 8 इंटू 8। तो ये कट सकता है 2 के साथ, ये 2 के साथ, ये 4 के साथ, और ये 4 4 कट गया, ये रहेगा 1/6। इसलिए जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कितना निकला है, वो निकला 1/6। तो 1/6 आपका ये आया। ऑप्शन क्या थी आपकी, ऑप्शन थी आपकी इसमें बी, तो आंसर आएगा आपका बी। जहाँ बी होगा उसको आपने वो डार्कन कर देना सर्कल को। तो ये था इसका क्वेश्चंस, ये था बी। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी आएगा तो आप कर सकते हो। एक और मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, इसे मैं साफ कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लेना, उतार लेना। ये था, ठीक है, इसमें ये था आपका रेट लॉ इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व हो रही थी। वो कैसे आप लिखते हो, तो वो आपने लिखी, पहले इनिशियल रेट लिखा के इंटू, क्योंकि वो दी है के इंटू ए की कंसंट्रेशन है इनिशियल ये 0.6, बी की है 0.8 की पावर 2। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें से 0.2 कम हो जाते हैं, सी बन गई, तो मीन्स जहाँ से कम हुए इसका भी कम हुआ, इसका भी कम हुआ, फिर जाके ये बना। ठीक है, उसका भी बना, लेकिन उसका हमें नहीं दिया, हमने उसको नहीं लिखा। तो चलिए ये था उसका। फिर उसके बाद हमने कहा आफ्टर टाइम इसकी रह जाती है 0.4, इसकी भी 0.4 रह जाती है। इसकी हम जब लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी के इंटू 0.4, ए की कंसंट्रेशन लिखी वो ओवर लिखी है, और बी का
पावर 2 है तो 0.4 की पावर 2, तो आपने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आया 1.6। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए अब मैं थोड़ा जल्दी एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। इसमें दिया तीसरा जो आ रहा है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सेम। वो सेम है, सेम। द रेशियो ऑफ rates the ratio of rates the ratio of their rates in the initial state, the ratio of their rate किसके, फर्स्ट और जीरो के, the ratio of their rates in initial state is initial state is ऑप्शन क्या है, ए ये है आपकी 0.693, बी है आपकी 1/0.693, सी आपकी दी है 2 इंटू 0.693 और डी लिखा नन ऑफ अबव। डी क्या है, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं है। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए जब इसको हमने सॉल्व करना है, आपने बाराफी करना। देखिए पहले याद रखना फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मैं दोनों चीज़ें लिखता हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जो इसके इक्वेशन थे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जो रेट ला इक्वेशन थे, उसके लिए जो टी आता था, पहले ये देख लो, टी होता था फर्स्ट ऑर्डर के 2.303 अपॉन के इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। और इसका हाफ लाइफ पीरियड होता टी 1/2। हाफ लाइफ किसको लिखते थे, टी 1/2, वो होता था 0.693। ये फर्स्ट के लिए था, ये इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए फर्स्ट ऑर्डर में क्या था। अब आया फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड है जीरो के लिए, सॉरी, क्योंकि पहले उन्होंने फर्स्ट पूछा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आपका जो इसकी इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन आती थी, वो आती थी इजिकल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये लिखते A0 माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कोई समय के बाद, डिवाइड करते थे आप किससे, रेट कांस्टेंट से। और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता था 1/2, वो होता था इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड करते थे ट्वाइस ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ इसके लिए, हाँ चलिए, तो इसके लिए जैसे T1 बजे आ गया, चलिए ये था आपका रेट कांस्टेंट, तो मैं इसको जीरो नॉट कर देता हूँ, जी नॉट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जी आ गया। तो ये वाला नहीं है, जी इनिशियल है, जी इसके लिए मैंने लिखा के, ठीक है, ये मैंने के कर दिया, के कर दो, के जीरो भी कर सकता हूँ, जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जी इसके लिए आते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर क्या था, जिसका जो हाफ लाइफ पीरियड वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, वहाँ पर कोई नहीं आ रही थी, लेकिन जहाँ पर ये डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पूछा गया, कहा क्या गया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट एंड द जीरो रिएक्शन ये आर सेम। तो कहने का मतलब जे और जे दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये आ रहा है आपका T1/2 किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर आर सेम। तो वो आ रहा है आपका, ये देखिए, ये आ रहा है 0.693 इज इक्वल टू, ये आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ
ए नॉट अपान 2k, ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसलिए मैं अगर चाहता तो ये डायरेक्ट यहां पर लिख लेता, हाँ, तो ये मैं जहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेता हूँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है आपकी, या फिलहाल देख लो इसको, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ए नॉट अपान के इज इक्वल टू 0.693, ऐसे मैं लिख सकता था, क्योंकि इसका हाफ लाइफ T1/2 नहीं, सॉरी एक मिनट सुनो, ये नहीं था, इसमें ये भी है 0.693 अपान के, रेट कांस्टेंट भी है उसमें, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा था, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसको मैं K1 कर देता हूँ, ये रहेगा आपके लिए। तो इसलिए यहाँ पर भी K1 आएगा, ठीक है। और इधर भी आपका, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये इसके लिए मैंने नॉट लिखा था, तो अब ऐसा करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं 2 से, तो ये ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए बेटे, इस तरह से ये हो जाएगा आपका, 2 को मैं इधर लेता, 2 इंटू 0.693 इज इक्वल टू, ये के ऊपर चला गया, K1 अपान के नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो ये मैंने लिखा, एक रिलेशन बनाया, किसका बनाया, वो बनाया था आपका हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द जीरो ऑर्डर का। तो आप जहाँ से, ये मैंने ऐसे आपको लिखा कि आपको ताकि पता रहे कि ये क्या थी। ये थी आपका वो टाइम, कुछ समय के बाद, हाफ लाइफ पीरियड नहीं था, ये आपकी इक्वेशन है, कौन सी है, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन, और ये आपकी जीरो ऑर्डर के लिए थी इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन। ये इसका था हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये था हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। ये दोनों उन्होंने कहा है सेम है, तो ये मैंने दोनों को इक्वेट करवाया और ये मैंने लिख लिया। लेकिन उन्होंने आगे क्या लिखा, द रेशियो ऑफ देयर रेट्स, उनके रेट्स निकालने, और किसमें है, इन इनिशियल स्टेट। तो आपको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मैं इसको R1 कर देता हूँ, इज इक्वल टू, वो होता है रेट कांस्टेंट इनटू, इसको मैं भी 1 करता हूँ क्योंकि रेट कांस्टेंट और 1, और इनिशियल कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है। और फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं लिखूँगा R0, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, जीरो का मतलब क्या हुआ, के जीरो का मीन्स रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, 1 का मीन्स रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इनटू ए रेज टू पावर, इसकी पावर 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो होती है इसकी पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट ला इक्वेशन। तो ये एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये रह जाएगा K0। अब मैं इनकी रेशो, उन्होंने पूछा है कि द रेशो ऑफ देयर रेट, ऑफ भी लिख लेना, द रेशो ऑफ देयर रेट इन इनिशियल स्टेट, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट में हमने रेट लिखे हैं। अब इनकी रेशो लेनी है, R1 अपान R0 इज इक्वल टू, R1 आपका आ गया K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A1, लिखो नहीं लिखो, नीचे आ गया, R0 क्या है, K0। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी आपने लिखा था K1 अपान K0 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A0, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये इसमें आपने जहाँ भी लिखना है, जहाँ भी, ठीक है, जहाँ भी लिखना था। ये जो नीचे हम 0 लिख रहे हैं, ये आ रही इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो ये आगे ऊपर पावर है, तो ये सारा आपका 1 होता है, तो ये रहता है। अब देखिए R1 अपान, R1 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन इनिशियल स्टेट, तो वो नीचे रेट ऑफ किसका आ रहा है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन द इनिशियल स्टेट, ये है, डिवाइड किया, तो ये आपका ये ऊपर K1 इनिशियल कंसंट्रेशन A, पावर 1 लिखो नहीं लिखो, अब नीचे क्या आ गया, सिर्फ रेट कांस्टेंट आया। और ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल थी, ये थी आपकी 2 इंटू 0.693 के बराबर ये थे।
तो ये था, इसमें अब आपने ऑप्शन ढूंढना था, ऑप्शन था आपका नेचुरली सी। तो आंसर इज सी, ये था। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए मैं अब एक और ले लेता हूँ, इसको जल्दी कर लेते हैं साफ, टाइम बहुत कम होता है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था JEE मेन में। तो अब यही था, सिर्फ आपने ये देखना होता कि पूछा क्या गया है, तो वो आपने देने, वो आपने इसमें से जितने भी आपके यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो टूल्स होते हैं उनको याद रखना होता है। वो रिलेशंस क्या होते हैं वो याद रखने होते हैं आपने सारे। अब मैं एक और ले लेता हूँ, ये भी आपका क्वेश्चन आया था नीट में, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो जाता है। वो क्या है, वो दिया है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ, ये दिया है मैकेनिज्म, द 4th नंबर, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। वो क्या है, उन्होंने दिया x2 + y2 से 2x/। मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज, वो क्या है, वो है x2 से बन रहा आपका x + x, लेकिन जहां पर उन्होंने रिवर्स किया है, ये लिखा फास्ट स्टेप। फिर x + y2 से दिया है x/y + y, ये लिखा स्लो स्टेप। फिर लिखा उसने x + y से x/y, ये भी लिखा फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप, ये था। आगे उसने लिखा द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑप्शन दिए हैं A 1, B दिया है 1.5, C दिया है 2 और D दिया है उसने 0। इसमें से कोई एक कोई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो आपने ढूंढना है, निकालना है। तो ये आपकी थी। चलिए, आपने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो स्लो स्टेप कौन सा आपका, ये वाला। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप। तो आपका रेट होना चाहिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो रेट होना चाहिए आपका, ये रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, तो स्लो स्टेप ये है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर, जो इसमें दी एलिमेंट्री रिएक्शन में 1 प्लस नहीं इनटू बाई 2 की पावर 1, ये होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहता है, जो रेट लॉ ये भी कहता है कि आपके जो आपने लिखा है इन द रेट लॉ इक्वेशन में, तो आपके ये जो आपके रिएक्टेंट्स होने चाहिए, उनकी जो कंसंट्रेशन दैट शुड बी ऑफ द, जो आपकी मेन रिएक्शंस, जो आपकी मेन रिएक्शंस है वो होनी चाहिए। देखिए इसमें x2 y2, इसमें y2 तो है लेकिन x2 नहीं है, इसमें x आ गया। तो हमने क्या करना होता है, ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं जो बीच के, उसको हम जब हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो वो हम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं लिखते। तो फिर हमने क्या करना पड़ता है, वो हमने x2 की वैल्यू ढूंढनी थी। वो कहाँ से ढूंढेंगे, वो हम इसमें से हमने चेक करना था, जो हमें दिया है मैकेनिज्म है, तो उसमें से वो आपका x2 होना चाहिए आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में। देखिए इसमें है रिएक्टेंट में, इसमें अगर हम देखें, हम इनमें दो में से एक कंसिडर करनी थी, लेकिन इसमें x2 कहीं नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ देना। अब जहाँ से लेना इसको हमने क्या करना, रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेनी है। तो अब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में K1, बैकवर्ड डायरेक्शन में K2, हमने क्या करना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो हम लिख सकते थे व्हाट, फ्रॉम दिस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, वो होता है K1/K2 इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे जब आप 11th में निकालते थे, वो होता था रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द रेट कांस्टेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द
कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, डिवाइड करते थे प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर एक ही है तो आपने यहाँ पर X2A ऐसे लिखना था, लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी। तो हम इसको चाहते तो ए ऐसे भी लिख सकते थे, x इंटू एक्स होता है मेरा x की पावर 2 इज इक्वल टू, तो मैं ये देखिए, तो ये मैं